अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, आजकल जब हम शादी में जाते हैं तो शादी में जाने से पहले एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि फ़ोन चार्ज है ना, क्योंकि अगर फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई तो आधी शादी तो वही ख़त्म हो जाती है। और शादियों में एक इंटरेस्टिंग सीन ज़रूर देखने को मिलता है कि अभी दूल्हा दुल्हन स्टेज पर पहुंचे भी नहीं होते कि मेहमानों को फ़िक्र होती है कि जल्दी आओ, रश होने से पहले पिक्चर्स बनवा लेते हैं। फिर एक पिक्चर से बात का बनती है और अब सिंगल ले लो और फिर ग्रुप फ़ोटो ले लो, फिर फैमिली के साथ, कज़न्स के साथ और अब कैंडिड, और फिर इसमें मेरी आंख बंद आ गई, एक और पिक्चर क्लिक करो। और जैसे ही शादी ख़त्म होती है या शादी पे हम जाते हैं तो फ़ोटोशूट ज़्यादा हो रहा होता है और अगर किसी ने भी सोशल मीडिया पर तस्वीर ना लगाई हो तो दोस्त फ़ौरन पूछते हैं कि क्या बात है, शादी में गए थे या नहीं। तस्वीरें बनाना यकीनन अच्छी बात है, ऑब्वियसली हमारी मेमोरीज़ होती हैं और हम अपनी मेमोरीज़ को कैप्चर करते हैं, उनको सेव करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम तस्वीर महफूज करते करते वो लम्हा ही जीना भूल जाते हैं। सामने बैठे अपने लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं और हम फ़ोन में बिज़ी हो जाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी शादी में जाएं तो तस्वीरें ज़रूर बनाएं, लेकिन इतनी भी नहीं कि पूरी शादी ख़त्म हो जाए और आप घर आकर ये पूछें कि वैसे खाने में था क्या, या दुल्हन का जो ड्रेस था वो किस कलर का था। तो बस अपनी तस्वीरों की फ़िक्र करें और इतनी ज़्यादा भी नहीं कि आप पूरा जो इवेंट है वो इसकी वजह से मिस कर दें। तो इसी हल्के फुल्के मैसेज के साथ हम आज के शो का आगाज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे कोर एक्सरसाइजेस के बारे में, क्योंकि जब भी फिटनेस या एक्सरसाइजेस की बात करें तो एक लफ्ज़ सामने आता है, वो है कोर एक्सरसाइजेस। तो आखिर ये एक्सरसाइजेस क्या हैं और क्या ये हर शख्स के लिए ज़रूरी हैं, इनके क्या फ़वाइद हैं और किन लोगों को ये लाजमी करनी चाहिए, इसी हवाले से आज बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फ़िटनेस एक्सपर्ट रहमान अब्बास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कोर एक्सरसाइजेज की अभी आपने बात की है जी, और जाहिर बात है कोर है क्या, एब्डोमिनल सारा आपका थर्ड बिगेस्ट मसल है। यू नो, योर फर्स्ट बिगेस्ट मसल योर लेग, योर सेकंड बिगेस्ट मसल योर बैक एंड योर थर्ड बिगेस्ट मसल, जहाँ पे सब चीज़ें आके वो कह लें कि अगर आपका एब्डोमिनल खराब है तो समझें कि 100 बीमारियों की जड़ है। ये तो डॉक्टर्स भी कहते हैं। तो इसको आप कैसे फिट कर सकते हैं? वैसे मैं एक बात बताऊं, एकदम पैक्स वगैरह नहीं बनते, क्योंकि जाहिर बात है वो आगे बड़ा होता है, पहले आपने उसको काम करना है। आप बढ़ने क्यों देते हो? होता ही सिचुएशन ऐसी है कि जब वो आपको जूते ही नज़र नहीं आते तो इसका मतलब है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा। ठीक है। अच्छा रहमान, पहले हम थोड़ी इस पे बात कर लेते हैं कि क्या है, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले तो बताएं, कोर हम किसको कहते हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इसको हम फिट मतलब इसको फिट रखना? वेरी गुड क्वेश्चन। अब मोस्टली लोग आप जिम में जाएंगे इग्नोर करते हैं कोर, एब्डोमिनल ओवरऑल एरिया। अब इसमें पोर्शंस हैं डिफरेंट, 3 पोर्शंस हैं। हम इसको क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? क्योंकि अगर आपका एब्डोमिनल है तो बॉडी आपकी डी शेप होना शुरू हो जाएगी अगर बढ़ता है तो। अब अगर इसका आप ख्याल नहीं रखते तो स्टमक की बीमारियां, एब्डोमिनल, आपके हार्मोन सर्कुलेशन, आपका पोस्चर खराब होना, क्योंकि वजन आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, बैक पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए एब्डोमिनल एरिया को यहाँ फ्रंट, अब इसके पोर्शंस है और बैक एरिया इंक्लूडेड दिस। अब इसके पोर्शंस कैसे हैं? स्टमक एरिया, मिड एरिया, लोअर एरिया, साइड जिसको लव हैंडल्स कहते हैं, रिब्स एरिया और बैक फैट। अब इसको कम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया में है तो समझे कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मुंह बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए इस एरिया को टोटल ओवरऑल मैंने कंप्लीट बता दिया है कि आपने इसको बढ़ने नहीं देना और इसका प्रॉपर्ली एरिया। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जो कोर एक्सरसाइजेज हैं क्या वो हर एज वाला शख्स कर सकता है? देखिए, टीन एज, यंग एज, मैच्योर, सभी के डिफरेंट इसको हम प्रोग्राम डिफाइन करते हैं, इसको लेके चलना होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट ये नहीं कि अगर वो बच्चा है तो बच्चों के हिसाब से नहीं करनी चाहिए। कोर एब्डोमिनल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कोर एरिया। अब कोर एरिया अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपकी बैक स्ट्रॉन्ग है, अगर बैक स्ट्रॉन्ग है तो मीन्स कि आपकी लेग स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे एज के किसी भी इरा में है तो हमने इसको कंप्लीट करना है, ट्रेनिंग में लाना है। ये नहीं कि आपने वंस अ वीक करना है,
मैं ये कहता हूँ कि एवरी अदर डे आपने इसको ट्रेनिंग प्रोग्राम में लेके आना है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अगर आपका कोर स्ट्रांग होगा तो उसके क्या बॉडी पर पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे? एग्जैक्टली, कोर स्ट्रांग होगा। लोग ये कहते हैं कि क्या करना है यार, कर लेते हैं ट्रेनिंग, हम एब्डोमिनल वंस अ वीक ट्वाइस अ वीक कर लेते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर तो आपने खुद को स्ट्रांग करना है तो एवरी डे करें, अगर नहीं तो एवरी अदर डे करें। अगर आपका कोर स्ट्रांग है, आपकी बैक स्ट्रांग है, लोअर बैक में कभी भी पेन नहीं होगी। उसके बाद अगर आपका कोर स्ट्रांग है तो आपके हार्मोन सर्कुलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपका कोर स्ट्रांग है तो आपको बहुत सी ऐसी सीजनल बीमारियां हैं वो नहीं लगेंगी। तो इसलिए आपका कोर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। कोर को फोकस करें, इसको आगे बढ़ने ना दें। ठीक है, मेरे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम हफीज़। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हफीज़, सवाल कीजिए। जी बेटी नूरुल सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बड़े शौक से देखता हूँ सुबह से। थैंक यू। अच्छा, ये पूछना था कि मेरे एक तो मैं हार्ट पेशेंट हूँ, 7 दफा स्टंट डल चुके हैं मुझे। अब मेरे ना पट्टों में बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है और तकलीफ होती है बैठने उठने में, नमाज पढ़ने में। तो उसके मतलब पूछना सर, ऐसी एक्सरसाइज बता दें ताकि मैं पट्टों को सही कर सकूं। ठीक है जी रहमान। वेल, आज हमारा कोर है, कोर के साथ ऑब्वियसली शोल्डर इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं इनके लिए बोलूँगा कि बहुत ज़रूरी है, रेजिस्टेंस बैंड मिलता है, स्ट्रेचिंग बैंड किसी भी शॉप से आप ले लें। तो उसके साथ आपने सिटिंग पोजीशन में एक्सरसाइज करनी है स्ट्रेट। और अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो फ्रोज़न शोल्डर की तरफ जा सकता है। इसकी इनिशियल स्टेज है, तो इसको पहले ही कंट्रोल करें। थोड़ी सी मोबिलिटी, स्ट्रेट हैंड में इस तरह रोटेट, आपने राइट टर्न ओके करना है और फ्रंट अप टू डाउन। आपने इस पोजीशन को डेली बेसिस आपने करना है, 15-15 ईच रैप मूवमेंट करनी है। तो इसलिए इसको आप रूटीन में लेके आए, रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल करें और आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा ये बताएं रहमान, जैसे उन्होंने बात की है, बहुत से लोगों को तकलीफ़ होती है कि वो नमाज भी पढ़े ना तो उनके बैक में दर्द होती है, बैठ के भी नहीं पढ़ी जाती है, एकदम से उठा भी नहीं जाता। तो उसके लिए कोई इजी एक्सरसाइज बताएं, फिर हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। यस एग्जैक्टली। आप देखें फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी हमारे बैक में पेन हो रही है। बैक में पेन क्यों हो रही है? क्या वो आगे तो नहीं बढ़ा हुआ, पेट आगे तो नहीं बढ़ा हुआ? तो इसलिए उसको कम करना ज़रूरी, क्योंकि पेट बढ़ने की वजह से आपका कोर अगर डी शेप में है, मीन्स कि आपके पोस्चर चेंज हो रहा है। पोस्चर में आर्च आनी चाहिए, कर्व आना चाहिए, नो के राउंडेड आना चाहिए लाइक दिस। पेट आगे बढ़ेगा, एब्डोमिनल आगे होगा, पोस्चर आपका खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको शैटिका और आपके डाउन लोअर बैक में प्रॉब्लम गारंटी के साथ हो जाएंगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि अपने आप को ठीक रखने के लिए इसको स्ट्रॉन्ग करें। तो कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज वैसे तो सबको पता है, लेकिन राइट एंड रॉन्ग उसमें क्या डिफरेंस है। यूजुअली ऐसा होता है कि किसी भी जिम में चले जाओ, वो कहते हैं जी मैंने 400 लगा लिया, मैंने 500 लगा ली। रीज़न ये कि आप गलत लगा रहे हो। तो राइट डायरेक्शन में आपने कैसे करना है? फर्स्ट आपने मोबिलिटी मूवमेंट करनी है, स्ट्रेट स्टैंडिंग पोजीशन, लाई डाउन पोजीशन में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन स्ट्रेट स्टैंडिंग पोजीशन, रिदम, रिस्ट को टर्न कर ले, मूवमेंट आपकी साइड मोबिलिटी मूवमेंट्स के लिए है। इसमें आप 1 kg 2 kg वेट भी ले सकते हैं। अगर कुछ ना मिले तो पानी की बॉटल्स आप ले सकते हैं। वेस्ट टर्न स्लो डेमो में बताऊंगा। ब्रीदिंग सर्कुलेशन शॉर्ट रखनी है, एब्डोमिनल में ना जाए लाइक दिस, ये लॉन्ग ब्रीदिंग है। तो आपने ब्रेथ को आपने कंट्रोल में रखना है, चेस्ट एरिया तक रहे, शॉर्ट ब्रेथ। ये परफेक्ट वेरिएशन है किसी भी एब्डोमिनल ट्रेनिंग में। स्लो डेमो में 1, सारा एरिया खिंचा गया, खिंचाव आया, बैक की मूवमेंट टर्न हुई। वेरिएशंस में बता रहा हूं ताकि आपको पता चले। 2, 3, 4, 5। इस स्पीड में नहीं लगाना, इस स्पीड में तो फिर 2 साल लग जाएंगे। ओके, स्पीड आप करना है 1, 2, 3, 4, 15 ईच आपने मूवमेंट्स करनी है। 3 to 4 सेट्स आपने करने हैं, विद वेट विदाउट वेट अप टू यू। लेकिन इस रिदम को आपने लेके आना है आपके पोस्चर की मूवमेंट, ताकि बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए परफेक्ट है। 3 to 4 सेट, फर्स्ट ट्रेनिंग बैक साइड मोबिलिटी, सेकेंड मूवमेंट फुट पोजिशन शोल्डर से बाहर, ये शोल्डर पोजिशन, 1 step forward, 1 step wide, ओके स्ट्रेट। हाथों को
क्लोज कर लें, फ्रंट अप, डाउन, फर्स्ट 90 डिग्री बेंड। अगर तो आपका पेट है तो फिर थोड़ा सा जाना मुश्किल हो जाएगा, तो जितना जाया जाता है उतना हम चले जाते हैं। डाउन, देन स्लो अप लाइक अ मॉर्निंग क्रंचेस, स्ट्रेच। व्हेन यू गो डाउन, ब्रीद इन, व्हेन यू गो अप, ब्रीद आउट, स्ट्रेच। कोर को आपने रिब्स को स्ट्रेच करना है। कॉलर का सवाल ले लें। अस्सलाम वालेकुम मंजूर। वालेकुम अस्सलाम। देखिए मैं ये पूछना चाहूंगा कि मेरी एज है 59। ठीक है हेलो जी जी, मुझे 59। घुटनों में दर्दें होती है, चलने फिरने में दुश्वारी है और मेरा वजन भी वो तकरीबन 75 kg है। कोई तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि चलने फिरने में मुझे दुश्वारी है तो मैं ना तो चल फिर सकता हूँ, क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज है कि मैं अपने आप को बेहतर बना सकूं? आपको कोई बीपी का मसला, डायबिटीज वगैरह, हार्ट का मसला कुछ है? बीपी भी है, घुटनों में दर्दें भी हैं और वजन भी ज्यादा है। ठीक है ठीक है, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम अकरम। जी जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम उत्तर। जी सवाल कीजिए। सवाल ये, मेरी 62 साल उम्र हो गई, ठीक है तो 62 साल मेरी उम्र हो गई और मेरा जो ना वेट बढ़ रहा है, 96 से ऊपर अबव हो गया जो ना। और हाइट? ठीक है, और हाइट कितनी है? हाइट मेरी है 5.5। 5.5। ठीक है। टी रहमान, उन्होंने सवाल किया था कि उनका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बीपी का भी इशू है और उनके घुटने में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। कोर की आपने बात की, ये इंटरनेशनली मसला है, अच्छा। नेशनली दुनियावी ठीक है। मसला है, हर जगह चाहिए। यूनिवर्सल मसला है। यस एग्जैक्टली। अच्छा, फर्स्ट कॉलर मैं उनको बताता हूँ, वेट बढ़ रहा है, ऑब्वियसली उनका एब्डोमिनल होगा, उसका प्रेशर आपके जॉइंट्स वगैरह पे आ रहा है, तो उसका अगर मेडिकली मैं अभी ऑन स्क्रीन तो नहीं बता सकता, तो अगर आपको लगता है कि वो इनर कोई ऐसा हेल्थ इशू नहीं है तो परफेक्ट, नहीं तो आप अपनी टेस्ट वगैरह कुछ करवा लें। लेकिन मेरी तरफ से आपको जवाब ये है कि अगर आपके नी में पेन आ रही है तो ड्यूरिंग वर्क आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके पैचेस मिलते हैं, फिजियोथेरेपी पैचेस, अगर पेन है, क्योंकि जॉइंट में अगर पेन है तो मीन्स के डेफिशिएंसी है किसी चीज़ की, या आपको कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। सबसे बड़ा मसला तो वेट का आ रहा है, तो इसलिए बेस्ट सोल्यूशन ऑन स्क्रीन में आपको ये बता रहा हूँ कि आपने किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके फिजियोथेरेपी टेप लेनी है, उसके ऊपर मेडिसिन लगी है तो उसको आप पैच कर सकते हो, वो रिहैबिलिटेशन पैचेस होंगे, आपको रिकवरी देते जाएंगे। अगर आपने वो नहीं करना तो ड्यूरिंग वर्क आपने पैड पहन लेना है और लाइट सी चेयर पे बैठे सिंपल सी मोबिलिटी एक्सरसाइज करनी है, और एलमंड ऑयल से हल्का सा आपने रब सर्कल में उसको थेरेपी करनी है खुद, और देन एक्सरसाइज, इजी बेस्ट वे। और जो सेकंड पर्सन हमारे कॉलर्स थे, वेट बढ़ रहा है, बहुत तरक्की हो रही है, उसको रोक लें प्लीज़। तो फर्स्ट मैं फिर ये कहूँगा, क्योंकि आपने फ्यू सेकंड्स कॉल में बताया कि जी वेट बढ़ रहा है, फर्स्ट मैं कहूँगा कि अगर कोई इनर हेल्थ इशू नहीं है तो अपनी डाइट को कंट्रोल करें, अपने ब्रेकफास्ट को लाइट करें और अपने डिनर को लाइट करें। सुबह एम्प्टी स्टमक आपने सौंफ का पानी पीना है ताकि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे। फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, और थोड़ी सी मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज शुरू करें, मॉर्निंग वॉक करें, कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि ख़वातीन कैसे स्टार्ट करें कोर एक्सरसाइजेज, उस हवाले से बताएं। पहले तो उनको बताना करना है। अब स्टार्ट तो मैंने बता दिया, इतने अरसे से आपको गाइड किए जा रहा हूँ तो आपने करना है। ओके, दिस एक्सरसाइज परफेक्ट, इसमें फुल बॉडी है, लेकिन आपका जो टारगेट मसल है आपका एब्डोमिनल है, कोर एरिया, कोर आपने इसको स्ट्रॉन्ग करना है। अगर फिट रहना है, लॉन्ग टर्म फिट रहना है, तो इसको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी। 1 फुट फॉरवर्ड, 1 बैक, हाथों को ग्रिप कर ले, मुट्ठी बना ले, नहीं तो वाटर बॉटल ले सकते हैं, नहीं तो 1 kg डंबल ले सकते हैं। साइड मूवमेंट, हेड अबव आपने हाथों को लेके, बैक वर्ड में जो पाँव है उसको फुट फिंगर अप रख के, स्लो डेमो में बताऊंगा, देन राइट मूवमेंट। आपका टारगेट मसल एब्डोमिनल है, जब मैंने यहाँ टच किया तो सारा प्रेशर एब्डोमिनल्स में आया, साइड्स पे। सो ओके, लेट्स गो। 1 2, स्लो डेमो में बता रहा हूँ ताकि गलती के चांसेस ना रहें। 3 4 5, देन 15 ईच करना है। चेंज योर पोजिशन, 1 फुट फॉरवर्ड, 1 बैक, अगेन आप ये अदर साइड, राइट साइड आ गई,
1 2 3 4 5 100 डिफरेंट टाइप्स की कोर एक्सरसाइजेज है, लेकिन वो एक्सरसाइजेज जिनको हम घर में कर सकें और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो सके, ईजी मूवमेंट्स में हम कर सकें। नेक्स्ट एक्सरसाइज साइड और सेंटर एब्डोमिनल, सेम पोजीशन जिसमें फुल बॉडी मूवमेंट है, लेकिन हमारा टारगेट मसल हमारा एब्डोमिनल है। ग्रिप करें, वाटर बॉटल ले लें, देन स्लो मूवमेंट, stretch your area center abdominal, breathing circulation control, short breath रखनी है, 1 2 3, इसको स्टिफ रखना है, टाइट रखना है। अगर आप इसको लूज करके लगाते जाएंगे इफेक्ट होगा, लेकिन 20 to 30%, नॉट अबव। सो इसलिए हमें 100% रिजल्ट चाहिए। स्ट्रेट आर्म, स्टिफ, कोर टाइट, फ्रंट चेस्ट अप, देन मूवमेंट, 1 2 3 4 5 6। आपका टारगेट एरिया दिस एरिया, फोकस, कंसंट्रेशन एंड डू दिस 15 रैप्स ईच साइड, 3 सेट्स आपने करने हैं। ठीक है, तो ये बताएं कि जो कोर एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि हमारे पास लास्ट मिनट है, वो हम किसी भी टाइम कर सकते हैं? क्योंकि अक्सर कहा जाता है खाने के फ़ौरन बाद हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए। नो 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 नो, किसी टाइम भी नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा क्या होता है, आधा घंटा पहले मैंने खाना खाया, अब मैंने किया, वो सारे बर्प्स वगैरह आ रहे हैं। नो, फर्स्ट आपने अगर परफेक्ट आपको रिजल्ट चाहिए तो एम्प्टी स्टमक करें। नहीं, अगर आपने खाना खाया तो मिनिमम या मैक्सिमम मिनिमम 130 मिनट्स, नहीं तो मैक्सिमम 3 आवर्स, ताकि डाइजेस्ट हो जाए, देन डू दिस। लेकिन परफेक्ट मैं आपको बोलूँगा एम्प्टी स्टमक करें। ठीक है रहमान, तो आज हम बात कर रहे थे कोर एक्सरसाइजेस के हवाले से, और हमने आपको करके भी दिखाई हैं, और घर में आप किस तरह कर सकते हैं वो भी आपको बताया है, और आपने किस टाइम करनी है पूरी हमने आपको डिटेल्स बताई हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है फिटनेस एक्सपर्ट रहमान अब्बास। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में, कि आर्थराइटिस का मर्ज़ हमारे हड्डियों के जो जोड़ है उसको अफेक्ट करता है, और अगर इसकी बर वक्त तशख़ीस ना हो तो जोड़ इस हद तक मुतासर हो जाते हैं कि बाज़ औक़ात नौबत माजूरी तक भी आ सकती है। ये मर्ज़ पूरी दुनिया में कॉमन है, मगर इससे मुतल्लिक मालूमात कम होने के बायस उमूमन जोड़ों के दर्द को काम की ज़्यादती तसव्वुर करके इग्नोर कर दिया जाता है। जबकि अगर ये मर्ज़ इब्तदाई मरहले में ही तशख़ीस हो जाए तो इस पर काबू भी पाया जा सकता है, वरना जो मर्ज़ की शिद्दत है वो बढ़ जाती है, और जो नौबत है वो घुटने की तब्दीली तक आ जाती है, जो कि काफ़ी तकलीफ़देह भी है। और ये बात 100% दुरुस्त है कि इस सूरत हाल से महफूज रहना हमारे अपने हाथ में है। तो आज हम बात करेंगे कि नी रिप्लेसमेंट करने की नौबत क्यों आती है, और कौन से ऐसे अवामिल है जो इसकी शिद्दत में इजाफे का सबब बनते हैं। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि ये नी रिप्लेसमेंट जो इसकी नौबत क्यों आती है और क्यों करवानी पड़ती है? अच्छा, ये हमारे पास जितने, मैं बीइंग ए पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट आपसे ये अर्ज़ करूँ कि हमारे पास जितने पेशेंट्स आते हैं, अक्सरियत जो घुटनों के दर्द में मुब्तला है, उनका ख्याल यही है कि जब हमारे घुटने में दर्द शुरू हो गई, एक्सरे कराया, पता लगा जी कुछ स्पेस ख़त्म या कम हो गई है, तो उसका अगला हल या तो स्टीरॉयड के इंजेक्शन हैं और या फिर घुटने की रिप्लेसमेंट है। ठीक है। अब हमें बताना ये है कि इससे पहले बहुत कुछ बाकी, अगर आप थोड़ी सी एहतियात करने बोल तो ये नौबत ही नहीं आएगी, और अगर ये नौबत आ भी जाती है तो अभी लेटेस्ट बहुत सारे ऐसे तरीक़ेकार मौजूद हैं जहाँ पे घुटने की रिप्लेसमेंट बहुत लेट आती है, उससे पहले बहुत कुछ किया जा सकता है। ये हौसला अफजा ख़बर है उन लोगों के लिए जो इस इंतज़ार में शायद हमें घुटने तब्दील कराने पड़ें। मेन वजह हमारे पास जो आजकल जो रिप्लेसमेंट के लिए लोग आते हैं या जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं, दो ही हैं। हमारी कोई रेगुलर एक्सरसाइज कोई नहीं है, हम कोई वॉक कोई नहीं करते, वेट हमारे ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं। जब एक्टिविटी नहीं होगी, घुटने चलेंगे नहीं, उनकी मूवमेंट नहीं होगी, तो फिर वही होगा कि वो उनके भुरने शुरू हो जाएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाएगा, और फिर अल्टीमेटली जो नौबत है वो घुटने रिप्लेसमेंट तक आ सकती है। ठीक है। अच्छा, आपने बात की है कि रिप्लेसमेंट के बगैर, रिप्लेस के बगैर भी हम इसका इलाज कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। अब हम मसलन क्या करते हैं, होता है कि घुटने वाला पेशेंट हमारे पास आता है, उनके पास सिर्फ एक एक्सरे होता है जिसमें ये दिया होता है कि जनाब आपकी स्पेस चूँकि कम हो गई है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगवाएं या आप घुटने को तब्दील कराएं। हम लोग एज ए पेन फिजिशियन क्या करते हैं कि हम उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं। देखिए, घुटने की दर्द की दो वजूहात होती हैं। एक, जब हड्डी से हड्डी टकराती है
तो पेन होती है। नंबर 2, घुटने को पकड़ने के लिए अल्लाह ने 15 से 20 मसल्स बनाए हैं जो उसके इर्द गिर्द होते हैं, वो मसल्स भी पेन करते हैं। हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए उन मसल्स को पिन पॉइंट कर सकते हैं कि किस मसल में पेन है। सपोज़ अक्सरियत जो घुटनों के पेशेंट्स आते हैं उनके अंदर वाली साइड पे पेन होती है, पूछ लीजिएगा उस साइड के ऊपर 2 या 3 मसल्स होते हैं जिनमें सोजिश हो जाती है जो पेन करते हैं। अगर हम उन मसल्स को पिन पॉइंट कर लें और एक सिर्फ इंसुलिन वाली नीडल से उसके ऊपर हम जैसे मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स करते हैं जिसमें ओजोन भी शामिल है, जिसमें BRB भी शामिल है, वो लगा दें, अगर वो मसल ही ठीक हो जाएगा तो पेन खुद ही ठीक हो जाएगी। जब पेन ठीक हो जाएगी तो फिर घुटने रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत क्या है। इसके बाद हमारे पास लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, जेल लगा सकते हैं घुटने के अंदर जो लुब्रिकेशन का काम करती है। PRP होती है, ब्लड निकालते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको घुटने में लगा देते हैं। वो क्या करती है, घुटने के अंदर जो कार्टिलेज है जो डैमेज हो रहा है, जो मेनिस्कस डैमेज हो रहा है या जो अंदरूनी आज़ाद डैमेज हो रहे हैं वो रिप्लेस होना शुरू हो जाएंगे, रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद और भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं इससे ज़्यादा जो लेटेस्ट भी हैं, दुनिया में भी चल रहे हैं, किसी पे ट्रायल्स हो रहे हैं, किसी के सक्सेसफुल हैं, बट देयर आर सो मैनी ट्रीटमेंट्स कि घुटने की रिप्लेसमेंट हमारे ख्याल में शुड बी द लास्ट ऑप्शन। अब आप मुझे ये बताएं, घुटना आप रिप्लेस कराएं पाकिस्तान में 20-25 लाख रुपए दे के, दुबई में 50 लाख रुपए दे के, अमेरिका में करोड़ रुपए दे के, क्या कोई गारंटी है कि वो चलेगा? कोई गारंटी नहीं है। तो हमें हर वो काम करना चाहिए जिसमें रिप्लेसमेंट से पहले हम जो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि घुटने हमारे इतने इस हद तक डैमेज हो क्यों जाते हैं? कौन सी ऐसी हमारी हैबिट्स हैं जिसकी वजह से हमारे घुटने इतने ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं? मेन चीज़ ये है कि हमारी एक्टिविटी बहुत कम है। हमारी जैसे घर की ख़वातीन हैं वो घर में बैठी रहती हैं, वो उनके अंदर ना सिर्फ ये विटामिन डी की कमी हो जाती है, उनकी हड्डियां जल्द भुरना शुरू कर देती हैं, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब देखें ना, अगर एक घुटना जो बना हुआ है सपोज 60-70 kg बर्दाश्त करने के लिए, अगर आप उसके ऊपर 140 kg डाल देंगे और वो मुसलसल डला रहेगा और वो हिलेगा भी नहीं, तो घुटने के अंदर की जो कार्टिलेज है वो भुरना शुरू हो जाएगी। तो उससे मेन रीज़न, अगर आप एक्टिविटी रखें, मसल्स को फिट रखें, चलते फिरते रहें, वेट पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, डाइट पे कंट्रोल रखें, तो हमारे मेरे ख्याल 50% से ज़्यादा वो पेशेंट जो घुटने की रिप्लेसमेंट के लिए आते हैं वो खुद ही बेहतर हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जैसे आपने बात किया कि हमारी एक्टिविटी बहुत कम है, उसकी वजह से हमारी जो बॉडी मोबिलिटी है उस पर भी ऑब्वियसली तो हमारी मोबिलिटी है ही नहीं, तो अक्सर जब हम चल रहे होते हैं, थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं ना, तो घुटनों में से वो जो एक क्रैक की आवाज़ आती है, तो क्या वो डेंजरस है? वो क्यों आती है? वो बेसिकली ये शो करती है कि आपके मसल्स से जो कार्टिलेज हैं और इसके अंदर जो लिगामेंट्स हैं उनके अंदर थोड़ी सी चेंजेस आनी शुरू हो गई। अब वही एक्टिविटी अगर आप बरकरार रखेंगे, अपने आप को ठीक रखेंगे, तो आवाज़ें सारी बंद हो जाती हैं। थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, थोड़ी सी मूवमेंट कर लें, तो वो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। अब जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात, आपने लेटेस्ट ट्रीटमेंट की बात की, हमारे पास एक अब लेटेस्ट ट्रीटमेंट दुनिया में जो चल रहे हैं उनमें एक को एक्सोसोम्स कहते हैं और एक को स्टेम सेल्स कहते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो इंसान के जिस्म में से भी निकाली जाती हैं, प्रिपेयर की जाती हैं, ये नेचुरल चीज़ें हैं। जब हम उनको घुटने के अंदर लगाते हैं, इसको कहते हैं रीजनरेटिव मेडिसिन, यानी वो जो कार्टिलेज जो फसाद की जड़ है जो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से घुटना रिप्लेस करना पड़ता है। अगर वो स्टेज 3 में हमारे पास आ जाए तो हम ये ट्रीटमेंट का कर दें तो कार्टिलेज दोबारा बन जाएगी, कार्टिलेज दोबारा बननी शुरू हो जाएगी। जब कार्टिलेज ही दोबारा बन जाएगी तो फिर उसको रिप्लेसमेंट क्यों करनी है? और इसके अलावा एक और याद रखें, हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनकी उम्र 90-95 साल है और वो इस स्टेज पे आगे, जिन पे ऊपर दवाई नहीं दी जा सकती, दवाई खा नहीं सकते, उनके ऊपर आप किसी किस्म का इलाज इसलिए नहीं कर सकते कि उनको एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता, घुटने रिप्लेस नहीं हो सकते। हम उन पेशेंट्स को सिर्फ दर्द से कराने के लिए छोड़ नहीं सकते। तो हमारे पास एक और लेटेस्ट ट्रीटमेंट है जिसको हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं, यानी हम उनके घुटने के इर्द गिर्द अल्लाह ने कुछ नर्व्स बनाई हैं जो दर्द को लेके जाती हैं दिमाग की तरफ, भाई ये दर्द हो रही है, हम उन लेटेस्ट उस ट्रीटमेंट से उन नर्व्स को सुला देते हैं। अच्छा, यानी इवन अगर आप कोई पेशेंट हमारे पास कोई 90 साल 100 साल का भी आता है जो घुटने के दर्द में मुब्तला है, जिसकी घुटने की रिप्लेसमेंट भी नहीं हो सकती, उसको भी हम वो भी काबिल इलाज है। कम अज़ कम दर्द का एहसास जब ख़त्म हो जाएगा ना, तो घुटना वो पेशेंट चलता फिरता तो रहेगा, उसको दर्द नहीं होगी, उसकी ज़िंदगी के जितने भी बाकी दिन अल्लाह ने रखे हैं वो कम अज़ कम मिनिमल पेन के साथ या पेन फ्री होकर गुजर जाएंगे। सो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेटेस्ट अवेलेबल हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक और कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम इसहाक जी। जी सवाल कीजिए। हेलो जी सवाल कीजिए। हेलो, आप सुन सकते हैं मुझे? मालूमात हासिल करनी थी। जी सवाल कीजिए।
आ रही है आपकी आवाज़। मेरी दादी के जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। मैंने कहा मेरी दादी के जोड़ों में बहुत दर्द होता है दादी का, और काफी सारा इलाज भी करवाया लेकिन कोई इशू नहीं आ रहा है ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। मुल्तान बकर लिया, लाहौर तक गए लेकिन कोई समझ नहीं लग रही है। उसके जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द है घुटनों में। पूछना कुछ डॉक्टर साहब? जी, उसमें ऐसा है कि उनकी दादी जान के जोड़ों में बहुत दर्द होती है। मसला सर ये है कि दादी जान के जोड़ों में क्यों दर्द होती है। एक तो मुमकिन है अगर इनकी दादी, उनकी एज बहुत ज़्यादा होगी, जैसे मैंने आपको कहा है ना कि अब एज ज़्यादा होगी, उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो काबिल इलाज नहीं है, उसके बहुत सारी ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन हमें ये तो पता चलना चाहिए कि जोड़ों में दर्द क्यों होती है। देखिए, सबसे बेहतरीन बात यह है कि जब तक आपको कॉज का पता नहीं चलेगा आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। हमारा काम बीइंग ए पेन पर्सन ये है कि हमने दर्द का इलाज कम करना होता है, दर्द की वजह का इलाज ज़्यादा करना होता है। सपोज अगर उनको आर्थराइटिस है, या यूरिक एसिड ज़्यादा है, या शुगर कंट्रोल में नहीं है, या वेट ज़्यादा है, या और क्या क्या वजूहत हो सकती हैं उसके मुताबिक, तो इस एज में भी, जिस एज में हमारे इनके बुज़ुर्ग हैं, वो भी काबिल इलाज है। मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं उनमें से अक्सरियत 80 ईयर्स से ज़्यादा के होते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनको दर्द के लिए छोड़ दें। जैसे ये कितने फ़िक्रमंद हैं अपनी ताज जान साहिबा के बारे में। तो ये चीज़ें अगर आप किसी अच्छे फिजिशियन जहाँ पे भी हैं, अगर पेशावर वाली साइड में हैं, कहीं पे भी हैं, तो जाके उनको दिखा लें, एक थोड़ा डायग्नोस तो कराएं ताज जान की पेन की वजह क्या है। अगर पेन की वजह को तलाश किया जा सकता तो ट्रीट भी किया जा सकता है। और कुछ भी ना बचे तो जैसे मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, वो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन हम करते हैं उससे दर्द का एहसास ख़त्म किया जा सकता है, कि ताकि इनके जितने दिन बाकी ज़िंदगी के हैं वो दर्द से बगैर गुजरें, या एटलीस्ट मिनिमल पेन के साथ गुजरें, चलें फिरें, अपने कमरे में जाएं, टीवी लाउंज में जाएं, किचन में जाएं, बच्चों के साथ बैठें, ताकि वो जो हर वक्त की दर्द है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे कि घुटने में दर्द क्यों होती है और कब ये डेंजरस हो जाती है और कब नी रिप्लेसमेंट की नौबत आती है, और उसके बगैर भी हम कैसे अपने घुटने की जो सेहत है उसका ख्याल रख सकते हैं। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि अक्सर पेरेंट्स एक ही शिकायत करते नज़र आते हैं कि उनका बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है, बात नहीं मानता और गुस्सा तो उसकी नाक पर रहता है, और इसके लिए अक्सर बच्चों को कसूरवार भी ठहराते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि इस ज़िद के पीछे वजह क्या है? क्या ये मोबाइल फ़ोन का असर है, दोस्तों का, हमारे घर के माहौल का, या हमारे अपने बात करने के तरीके का? तो आज हम जानेंगे वो तरीके जिनसे बच्चों के गुस्से को प्यार और समझदारी से काबू किया जा सकता है, और ज़िद्दी बच्चों को कैसे संभाला जाए। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर इरम मखदूम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर इरम, सबसे पहले तो बात करते हैं, मुझे लगता है हर चीज़ की रूट कॉज पेरेंटिंग होती है, बिकॉज बच्चे जब आते हैं उनको तो कुछ भी नहीं पता होता ना। आप उनकी जो सोसाइटी है या उनके घर का माहौल है, एजुकेशन है, वो चीज़ उनको शेप करती है, उनके फ्रेंड्स हैं। तो सबसे पहले तो बताइए, जो जेंटल पेरेंटिंग का ट्रेंड चल रहा है इंस्टा पे, जो कि हमारे पेरेंट्स तो बिल्कुल नहीं मानते, वो कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, 2 लगाओ इसको सही हो जाएगा। तो ये जो इंस्टा पे जेंटल पेरेंटिंग का ट्रेंड चल रहा है, ये क्या है और क्या इससे आपके बच्चे काम और पोलाइट हो जाते हैं? देखिए, जेंटल पेरेंटिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर इंट्रोड्यूस करवाई गई है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में और साइकोलॉजी में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आज का बच्चा अपने इमोशंस को बहुत जल्दी रिकग्नाइज़ कर लेता है, क्योंकि वो बहुत सारे इमोशनल स्टिमुलेशंस के साथ एक्सपोज्ड है। जैसे कि हम बात करते हैं कि बच्चा सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें देख रहा है, कुछ ऐसी वीडियोस देख रहा है कि उसको पता है कि व्हाट इज़ सैड, व्हाट इज़ हैप्पी, व्हाट इज़ एंग्री, व्हाट इज़ फ्रस्ट्रेटेड, ही नोज़ एवरीथिंग अबाउट हिज इमोशंस। और अगर हम उसके इमोशंस को वैलिडेट नहीं करेंगे और हम कहेंगे नहीं, जो हम कह रहे हैं आपने उसी को फॉलो करना है, और आप जेंटल पेरेंटिंग नहीं करेंगे, तो हम अपने बच्चे को उसके इमोशंस को निगेट कर रहे हैं। तो बीइंग पेरेंट्स हमें सेंसिबली चलना है, हमने उसके इमोशंस को निगेट नहीं करना। हमने जेंटल पेरेंटिंग में ये नहीं करना कि हम बिल्कुल ही लगाम को ढीला छोड़ दें और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा नरमी करें और किसी किस्म की सख्ती ना करें। जहाँ सख्ती रिक्वायर्ड है वहाँ सख्ती करें, लेकिन उसमें मारपीट या जो है ज़दोकोब करना बच्चे को, या अब्यूज़ करना, किसी भी तरह उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। सख्ती का मतलब है बाउंड्रीज़ को सेट करना बड़े तरीके से, कि आप बच्चे को सख्ती भी दे रहे हैं, लेकिन उसको पता हो कि ये इंसान वही इंसान है जिसके पास मैं हर मुश्किल में आ सकता हूँ। पेरेंट्स की सख्ती हमेशा उसके
फर्मनेस में होनी चाहिए कि उसका एटीट्यूड फर्म रहे, कंसिस्टेंट रहे। अगर बच्चा गलती करता है तो आज आप गलती माफ़ कर रहे हैं, कल माफ़ नहीं कर रहे। लेकिन अगर कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो माफ़ नहीं हो सकती, किसी को हर्ट करना, झूठ बोलना या फिर बार बार टेंट्रम्स का शो करना, अगर वो माफ़ नहीं कर सकते तो उसको फर्मनेस के साथ डील करें। लेकिन ऐसा नहीं कि हम ये कहेंगे जेंटल पेरेंटिंग को हम बिल्कुल नेगेट कर सकते हैं। इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट और इससे बच्चों की इमोशनल ग्रोथ और इमोशनल रेगुलेशन बहुत अच्छी होती है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि क्या बच्चों को मारना चाहिए? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि आप मार सकते हैं उनको सुधारने के लिए, और एक डिबेट है कि बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए। जैसे बात की जेंटल पेरेंटिंग की, तो ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं इसमें जेंटल पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट वैसे भी एक एलियन कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ज़्यादातर लोग ना इनको बिल्कुल रद्द कर देते हैं और कहते हैं हमारे माँ बाप ने तो हमें डंडों से मारा है और हमें तो कुछ नहीं हुआ, तो ये पता नहीं कहाँ से नई टर्म्स आ गई हैं। तो बताएं कि क्या बच्चों को मारना चाहिए या नहीं? देखिए, मेरे ख्याल से बच्चों को बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उनको मार का मतलब ही नहीं समझ आता। एक बच्चा जो अभी जिसकी स्किल्स ही डेवलप नहीं है, जिसको इतना पता ही नहीं कि मारा क्यों। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे मार खा के भी हंस रहे होते हैं, मार खा के भी ऐसे रिटेलिएट कर रहे होते हैं कुछ हुआ ही नहीं, बिकॉज उनके लिए मार अभी किसी भी किस्म का ट्रॉमा या टॉर्चर नहीं है। जिन बच्चों को तो आदत गुजर चुकी है, मिलेनियल्स जो गुजर गए, उनको तो पता था कि मार का मतलब है कि बस अब हमारे पेरेंट्स का मूड ऑफ हो चुका है। आज का बच्चा नहीं समझता कि मार का मतलब क्या है। उसके लिए वो मार शायद इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्ले और समथिंग, तो उसको वो इतना सीरियसली नहीं लेता। तो बेहतर ये है कि आप उसको बिठा के उससे बातचीत करें, क्योंकि वो बात को अंडरस्टैंड करता है। क्योंकि जो फिजिकल आप उसको हर्ट कर रहे हैं वो फॉर टाइमिंग उसको हर्ट करेगा, उसको पेन होगी बॉडी में, बाद में भी दर्द हो सकती है, लेकिन क्या उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा? उसका कोई लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं है। इसी तरह से एडल्ट्स में भी जो फिजिकल वायलेंस है शायद उसका इम्पैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि वर्बल वायलेंस का होता है। इस तरह से वर्बल जो काउंसलिंग है उसका इम्पैक्ट हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप प्यूनिटिव पनिशमेंट्स दे रहे हैं या आप उनको अगर आप मार रहे हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। वो जस्ट उन्होंने मार खाई और वो भूल गए, वो फिर वही हरकत करेंगे दोबारा। तो बेहतर ये है कि आप उन्हें उस प्रॉब्लम, उनके रूट कॉज को समझने की कोशिश करें कि वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। अगर वो किसी को बुली कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं या वो ज़िद कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, उनकी क्या कौन सी नीड्स पूरी नहीं है, क्या उनकी नींद पूरी नहीं है, क्या उनको उनकी जो एपेटाइट है उसके मुताबिक खाना नहीं मिल रहा, क्या वो रेस्टलेस हैं, क्या वो अपनी एनर्जीज़ को अच्छी तरह चैनलाइज नहीं कर पा रहे। तो ये बीइंग पेरेंट्स हमें देखना पड़ेगा। जो पेरेंट्स हैं उनको इन चीज़ों पे अपना थोड़ा सा वक्त निकाल के ना, थोड़ी जहमत करके इस पर काम करना पड़ेगा कि इशू क्या है। हम क्या करते हैं, हम मार के समझते हैं मसला सॉल्व हो गया, पर वो मसला बढ़ जाता है। वो आप उस टाइम बीइंग के लिए उसको स्नप कर सकते हैं, बट इट्स नॉट गोइंग अवे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा इरम, ये बताएं कि बच्चे, हम बात करें कि ज़िद्दी हो जाते हैं, तो ज़िद्दी बच्चों को अक्सर पेरेंट्स को डील करना ही नहीं आता। पेरेंट्स खुद बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो जाते हैं, या तो वो मारने लग जाते हैं उनको, या बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट देने लग जाते हैं, या इग्नोर कर देते हैं। तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुआ हो, ज़िद्दी हुआ हो, तो उसको किस तरह डील करें? देखिए, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, ज़िद्दी हो रहा है, तो आपने बीइंग पेरेंट्स उसको फ़ौरन रिवर्स में वही एटीट्यूड नहीं देना कि आप भी ज़िद करें, आप भी क्रैंकी हो जाएं, आप उसके साथ एग्रेसिव बिहेवियर करें। आप तो उसको रेप्लिकेट करना सिखा रहे हैं ना कि इफ़ यू विल डू दिस आई विल डू दैट। अगर आप मेरे साथ गुस्सा करेंगे, ज़िद करेंगे, तो मैं भी आपके साथ यही करूँगा और मैं आपको मारूंगा या मैं आपके साथ एग्रेसिव होऊंगा। आपने बीइंग एडल्ट उसके उस बिहेवियर के रूट कॉज को समझने के लिए खुद को थोड़ा काम करना है। आपने उसकी ज़िद की वजह को समझना है और हर ज़िद को मतलब उसी टाइम पे आपने पूरा कर देना है। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िद की आदत बन जाती है। उनको नज़र आता है कि दिस इज़ द वे हम अपना जो है ना एजेंडा पूरा कर सकते हैं, हम अपनी जो मकसद में हैं कामयाब हो सकते हैं। तो बीइंग पेरेंट्स हमने कामली उस चीज़ को डील करना है, हमने उनके साथ बैठ के डिस्कशन करनी है, हमने उस टाइम पे उनको उस जगह से मूव कर देना है जहाँ पे वो इशू क्रिएट करें। अक्सर कभी कभी जगहें और माहौल बच्चों को एक्सेलरेट करते हैं, उनको उनके इन बिहेवियर को इंक्रीज़ करते हैं। दोस्तों के इर्द गिर्द, फैमिली में वो जानते हैं कि अगर हम ये हरकत करेंगे तो हमारे पेरेंट्स शायद इस वक्त फोर्स में, प्रेशर में आके बात हमारी मान जाएँ। तो हमने उनके एजेंडा को उस वक्त कामयाब नहीं होने देना, हमने उनको साइड पे ले जाना है, बिठाना है, बिकॉज एट द एंड वो हमारे बच्चे हैं और हमने उनको गाइड करना है कि हमने उस चीज़ में से कैसे बाहर निकलना है। अगर कोई चीज़ चाहिए या कोई चीज़ उनको मांगनी है तो वो डिमांड करें, कम्युनिकेट करें तो उनको मिलेगी। लेकिन ज़िद करेंगे, टेंटम्स थ्रो करेंगे तो आपने उसको कभी भी फुलफ़िल ना करें,
सकते वो टेंट्रम आज आपने एक दफ़ा फुलफिल कर दिया तो इट विल बिकम देयर हैबिट एंड इट विल बिकम देयर बिहेवियर, और फिर आप उस बिहेवियर को लॉन्ग टर्म टॉलरेट नहीं कर सकते। सो आप उतनी ही बातों को फुलफिल करें जो आप लॉन्ग टर्म में टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे कि बच्चे अक्सर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं, और सोशल मीडिया का दौर है और इसमें हमने बच्चों को एक्सेस दी हुई है ऐसे कंटेंट की जो कि हमें नहीं देनी चाहिए। तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, उनकी जो बिहेवियर है, उनकी पर्सनैलिटी, उस पर भी बात की है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर इरम मखदूम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बच्चों की सेहत के हवाले से कि बच्चों की सेहत और इनका महफूज मुस्तकबिल हर माँ बाप की जो है वो प्रायोरिटी होता है, उनकी अवलीन तरजीह होता है। लेकिन हाल ही में एक इंतहाई तशवीशनाक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 6.5 लाख से ज़्यादा बच्चे वैक्सीनेशन यानी हिफाजती टीकों से बिल्कुल महरूम रह गए हैं, और इन बच्चों को एक भी हिफाजती टीका नहीं लगा, जिसकी वजह से ना सिर्फ इन मासूमों की जानें शदीद ख़तरे में हैं बल्कि मुल्क में ख़तरनाक और जानलेवा बीमारियां फैलने का बहुत ज़्यादा ख़तरा भी पैदा हो गया। तो आज हम जानेंगे कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में बच्चे क्यों वैक्सीनेशन से महरूम रह गए हैं, वैक्सीनेशन क्यों इतनी ज़रूरी है, इसका सही वक्त पर लगवाना कितना ज़रूरी है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर खुज़ैमा बुखारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि वैक्सीनेशन बच्चों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है? देखिए, वैक्सीन के जो प्रूवन बेनिफिट्स हैं उससे तो मतलब आप में कोई शक ही नहीं है। अगर आप देखें कि लास्ट 100 या आप कह लें ऑलमोस्ट 120 ईयर्स में जब से वैक्सीन और ये एंटीबायोटिक्स का एंट्री हुई है तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि पहले जानलेवा साबित होती थी, अव्वल तो वो हो नहीं रही हैं, अगर हो रही हैं तो ट्रीट हो जाती हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो वैक्सीन हैं वो आपको मतलब सेहत के अतबार से बहुत अहमियत उनकी है, और वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं। लेकिन ये है कि उसके बावजूद भी इतनी उसके अंदर कॉन्स्पिरेसी डाल दी गई है कि वालिदैन के दिलों में शक आ जाता है, जिसकी वजह से कुछ जगह मतलब हम देखते हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में देखा गया है कि एंटी वैक्सीन सोच पाई जाती है। तो अदरवाइज़ देखें तो इसके प्रूवन बेनिफिट तो आपके सामने है, हम सब के सामने है। लास्ट 100 ईयर में कितनी बीमारियां जो कि पहले लोग जिनसे डेथ हो जाया करती थी वो तकरीबन अब ऑब्सोलीट हो गई है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अक्सर हम देखते हैं, जैसे आपने बात की, बड़ी कॉन्स्पिरेसी थेरीज चल रही हैं कि वैक्सीनेशन नहीं लगवानी चाहिए या वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, और ख़ास तौर पे पहले तो बहुत कम होता था, बहुत रेयर। अब कोविड के बाद, जब से कोविड की वैक्सीनेशन में मसले आए हैं और उसके बाद प्रूव किया गया, इतने लोगों ने वैक्सीन लगवा ली और फिर बाद में पता चला है कि इन वैक्सीन में तो ये मसला था और प्रॉपर रिसर्च हुई है, उसके बाद से ना मुख्तलिफ वो चीज़ें फैलने लगी है मार्केट में कि हमने बच्चों को भी हिफाजती टीके नहीं लगवाने और ये ज़रूरी नहीं होते। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रूट कॉज है और इसको कैसे क्लियर करेंगे आप? देखिए, मैंने बताया ना कि एंटी वैक्सीन जो सोच है ना वो अभी की नहीं है। ठीक है, आपकी बात ठीक है, कोविड की वैक्सीन की वजह से कुछ चीज़ों को मतलब वो इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि कोविड की वैक्सीन बहुत तेज़ी से बनाई गई थी। प्रॉपरली जब कोई वैक्सीन बनाई जाती है उसके 2 से 3 ट्रायल होते हैं। एक आप कंट्रोल ट्रायल करते हैं, फिर आप डिजीज़ पे मतलब जिनको बहुत प्रोन है लोग उनको दिए जाते हैं, फिर उनके साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं, फिर वो मार्केट की जाती है अप्रूवल पार्शल, फिर उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं और फिर जाके वो प्रॉपरली लॉन्च की जाती है। कोविड में क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम थी कि इनको जल्दी जल्दी ये काम करना पड़ा, इस वजह से इश्यूज आए। लेकिन आम वैक्सीन जितनी भी है उनमें प्रॉपर तरीके से उसको मार्केट में लाया जाता है। मुझे याद है इवन 2000 और ये 7 की बात है, मैं उस वक्त अमेरिका में होता था, उस वक्त भी काफ़ी पेशेंट ऐसे आते थे इवन अमेरिका में भी जो कि रिफ्यूज़ करते थे, लेकिन वहाँ पर मजबूरी होती थी कि अगर आप बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा। तो उन्होंने भी इस तरह के मतलब कुछ चीज़ें रखी हुई थी जो कि जिसकी वजह से वैक्सीनेशन करवाना वालिदैन की मजबूरी बन जाता था, लेकिन उस वक्त भी रेजिस्टेंस पाई जाती थी। तो ये रेजिस्टेंस जो है ये हमेशा से रही है, और आपको पता है कि ये डाल दी जाती है ज़हनों में। अभी सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में कोई ऐसी रील चल पड़ती है कि जी मेरे बच्चे को फलां हो गया और ये मोस्ट प्रॉब्ली वैक्सीन, अब प्रूफ उनके पास भी नहीं होता है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि यार ये सिर्फ मिथ्स है,
इनमें अभी तक कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है कि ये चीज़ है। हाँ, जिस वैक्सीन का जो साइड इफ़ेक्ट है वो हमें पता है कि यार ये चीज़ वो कर सकती है, और कोई भी मार्केट में ऐसी वैक्सीन नहीं है या गवर्नमेंट की तरफ से जो कि इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो जो कि बच्चों के फ्यूचर को तबाह कर ठीक सके। है। सारी की सारी वैक्सीन का फ़ायदा ही होता है। ठीक है। से तो स्कूल में भी जो हिफाजती टीके लगाने आते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पे भी पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, तो ऐसा क्यों है? देखिए, लोगों के दिलों में डाउट्स आ चुके हैं, और डाउट्स कहाँ से आए हैं? डाउट्स आपको पता है कि सोशल मीडिया इस वक्त तो टॉप पे है। ऐसी चीज़ें कह दी जाती हैं जो कि वेरीफाइड नहीं होती है। अगर कोई भी चीज़ आपने ख़रीदनी है और अगर कोई भी आपके जहन में डाउट डाल देगा तो डेफिनेटली आप भी मतलब रिलक्टेंट होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा ये कि मैंने कहा स्कूल जो है ना वो बहुत अच्छी जगह नहीं है वैक्सीन देने के, क्योंकि वैक्सीन से रिएक्शन हो सकता है। मतलब अगर आप 10,000 वैक्सीन लगाते हैं, अगर एक भी छोटा सा रिएक्शन किसी को हो जाए तो वो सिचुएशन बड़ी कायोटिक हो जाती है। या तो आपके पास सारा बैकअप पे प्लान हो कि खुदा न खास्ता किसी को कोई भी क्योंकि कोई भी इंजेक्शन, चाहे वो किसी आप कह लें कि वैक्सीन का हो, एंटीबायोटिक का हो, पेन किलर का हो, वो रिएक्ट कर सकता है। तो इसलिए वो कंट्रोल सेटिंग में ही लगाना चाहिए। तो वालिदैन के ज़हन में ये भी चीज़ें होती हैं। फिर उनको डाउट ये होता है कि पता नहीं ये वैक्सीन कितनी अच्छी इसकी कोल्ड चेन होगी और इसके क्या होंगे। तो जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं, फिर स्कूल वाले ख़ुद भी कई दफ़ा इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। उनको पता होता है उनकी सेटिंग में ये चीज़ हो रही है, कुछ भी इस तरह का वाक़या होता है तो ज़िम्मेदारी उन पर भी आएगी। लेकिन क्योंकि उन पर प्रेशर होता है तो वो अलाउ तो कर देते हैं, लेकिन वो सारे का सारी चीज़ डालते हैं वालिदैन के ऊपर है कि अगर वालिदैन इजाज़त देंगे, कॉन्सेंट देंगे तो हम उनको इंजेक्शन लगवाएंगे। तो ये सब सारी इकट्ठी होती हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम्स आती हैं जो आप बता रही है कि बहुत सारे बच्चे वैक्सीन से रह जाते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि किस एज में स्टार्ट करवानी चाहिए वैक्सीन? देखिए, वैक्सीन तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ही स्टार्ट हो जाती है। उनका पूरा स्केजुअल है, डिफरेंट स्केजुअल्स मौजूद हैं। आप पाकिस्तान में जो स्केजुअल चलता है वो EPI यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन का स्केजुअल है। उसमें यह है कि क्या कहते हैं, बर्थ पे स्टार्ट होती है, फिर 6 हफ्ते पे है, फिर 10 हफ्ते पे है। टोटल 6 दफ़ा वैक्सीन लगती है और वो 20 आपकी जो बीमारियाँ उनके अगेंस्ट है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर एक ही वैक्सीनेशन बार बार लगाएं तो उसका नुकसान हो सकता है? देखिए, कोई भी चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा होती है उसके नुकसानात तो हो सकते हैं, लेकिन ये है कि डिपेंड करता है। अगर खुदा न खास्ता किसी को एक वैक्सीन ऑलरेडी लगी हुई है, उसके गलती से वालिदैन के पास रिकॉर्ड नहीं था, दूसरी दफ़ा लग भी गई तो कोई बहुत ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वैक्सीन आपके इम्यून सिस्टम को जगाने के लिए होती है। तो अगर फ़र्ज़ करें एक बंदा ऑलरेडी मतलब उसका इम्यून सिस्टम उसके लिए तैयार बीमारी के लिए, और अगर कोई और उसको वैक्सीन दोबारा दे दी जाती है तो उसका ऐसा कोई नुकसान नहीं है, सिवाय वही जो उसके रूटीन के इफ़ेक्ट आते हैं। कोई भी वैक्सीन फीवर कर सकती है, लोकल पेन कर सकती है, इसके अलावा नहीं है। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि कौन सी वैक्सीनेशन हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते और लाजमी करवानी चाहिए? देखिए, एज सच वैक्सीन के बारे में पूरी दुनिया में कंसेंसस है कि भाई वैक्सीन जो है वो मतलब आप मैंडेटरी नहीं कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने हर सूरत लगवानी है। लोगों को इतना मार्जिन ज़रूर दिया जाता है कि अगर वो नहीं, हाँ उनको ये ज़रूर किया जाता है कि माहौल ऐसा बनाया जाता है, जैसे अगर आप कोविड का दौर याद करें तो आप लोग सफ़र नहीं कर सकते थे वैक्सीन के बगैर, आप लोग सर्टन जगह पे जा नहीं सकते थे, आप लोग मॉल्स में नहीं जा सकते थे, वो आपके सर्टिफिकेट मांगते थे। तो गवर्नमेंट के लेवल पे यही चीज़ें की जा सकती हैं। आप कह लें कि ये बेसिक राइट के अगेंस्ट हो जाएगा कि मैं आपको मजबूर करूँगा आप ये वैक्सीन लगाएं। Exactly. ठीक है, तो इसलिए दुनिया भर में कहीं भी वैक्सीन ऐसा नहीं है कि वो वालिदैन को मजबूर किया जाए। बिल्कुल। और कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट आप हम देखते हैं कि बिल्कुल हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। Exactly. और ये वैक्सीनेशन है, इन पर तो प्रॉपर रिसर्च है और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब कोविड के दौर में हमने देखा था कि वो ज़बरदस्ती हम पे इम्पोज की गई थी कि आपने लगानी है, और हालांकि वो कहते हैं ना बस जान छुड़ाने के लिए बस वैक्सीनेशन दे दी, जैसे आपने बताया कि प्रॉपर टाइम पे वो नहीं बनी थी। तो उस टाइम पे तो गवर्नमेंट ने हम पे इम्पोज किया था कि सिनेमाज में नहीं जा सकते, स्कूल्स में नहीं जा सकते, लगवानी असल में उसका खौफ इतना था और उस वजह से दुनिया में डेथ्स इतनी ज़्यादा हो रही थी कि गवर्नमेंट के पास और कोई वे आउट नहीं था।
तो उन्होंने यही रखा कि यार इनको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दो अगर ये कोऑपरेट नहीं करते हैं, क्योंकि आप किसी को वैसे तो मजबूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इस सेंस में उन्होंने जैसे मैंने बताया ना, अमेरिका में बच्चों को स्कूल में दाखिले नहीं मिलते हैं, अब बच्चों को तो पढ़ाना चाहते हैं लोग, तो उस वजह से ना इसी तरह कोविड के भी ज़माने में गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी रखी कि आप इस तरह का माहौल रखें कि लोग मजबूर हों कि वो वैक्सीन कराएं, क्योंकि उनका ये पॉइंट था कि अगर फ़र्ज़ करें अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है और कहीं को आपको डिजीज़ होती है तो आपके लिए तो चलो नुकसानदेह है, लेकिन आपकी वजह से स्प्रेड भी हो सकती है, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि एट रिस्क आ जाएंगे, तो उनका ये बेसिकली मेन पॉइंट्स है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे वैक्सीनेशंस के हवाले से, और पाकिस्तान में जो रीसेंट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की जिनको हिफाजती टीके नहीं लगाए जा रहे, और उसकी वजह से ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि बीमारियों का जो फैलाव है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत तेज़ी से भी होगा। तो इसी हवाले से आज हम बात कर रहे थे, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर खुज़ैमा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे कि हम अक्सर डिस्कस करते हैं स्किल बेस्ड तालीम और रोज़गार के मौक़ों की, और ये बात भी गुज़िश्ता 5 साल से ज़ेर बहस आने लगी है कि जब वालिदैन और बच्चे डिग्री लेकर भी नौकरी के लिए बेरोज़गार फिरते थे और फिर कम पैसों पर कोई भी छोटी मोटी नौकरी करने पर मजबूर हो जाते थे। अगर यूँ कहें कि कोविड के बाद की जो दुनिया है वो बहुत तेज़ी से बदल चुकी है, तो ये गलत ना होगा, क्योंकि अब स्किल्स की अहमियत पहले से भी कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। पूरी दुनिया में हुनरमंदों की ज़रूरत कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है, और चूँकि नौजवान नस्ल ने ही इस मुल्क की भागदौड़ संभालनी है, तो चाहे आपने काम पाकिस्तान में करना है या बैरून मुल्क जाकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना है, तो याद रखें फिर डिग्री के साथ साथ स्किल्स भी सीखना होंगे। तो आज का ये सेगमेंट ख़ास तौर पर नौजवानों और वालिदैन के लिए है कि वो अपनी जो दिलचस्पी और पसंद है उसके साथ कौन से ऐसे कोर्सेज़ करें, या मैट्रिक इंटर के बाद कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसको वो सेलेक्ट करें, और इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आईटी एक्सपर्ट काशिफ इफ्तिखार साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा काशिफ साहब, सबसे पहले तो बताएं कि आजकल ना जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है कि आजकल नहीं बल्कि शुरू से ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उनके दिमाग में एक तो ये रहती है कि मैट्रिक में कौन से सब्जेक्ट्स रखें, और उसके बाद इंटर में हम क्या करें जाके, और यूनिवर्सिटी में हम कौन सी डिग्री लें, तो क्या फील्ड्स अडॉप्ट करनी चाहिए और मार्केट में क्या न्यू ट्रेंड्स चल रहे हैं? देखें, अब तो क्लियर कट है चीज़ कि आपने हर बंदे को पता है कि इस वक्त आईटी की दुनिया, और ये कोई 35-36 साल में पाकिस्तान में जब से आईटी आई है, मैं इसको यूँ कहता हूँ कि ये वो बच्चा है जो बहुत जल्दी जवान हुआ है, तो हमें एक्सेप्ट करना है। फिर आपने बात की थी कोरोना की। कोरोना के दौर में जब कोरोना आया है तो उससे पहले हम लोग बताया करते थे, मतलब प्रोग्राम हम किया करते थे और लोगों को कहते थे कि ई कॉमर्स में आए। उस वक्त लोग सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन जो ही सर पे पड़ती है और कोविड आता है और सब कुछ बंद हो जाता है, तो वो लोग जो मैंने एनालिसिस किया कि जिन्होंने स्टूडेंट्स ने हमसे भी और वैसे भी वो जानते थे डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स, उन्होंने क्या किया कि अपने वालिदैन का बिज़नेस जो था उसको ई कॉमर्स पे ले आए और उधर से उन्होंने सेल शुरू की। फिर एक ऐसा तबका भी था जो दुकानों के बाहर बैठता था, शटर के पास बैठ जाता था कि कोई कस्टमर आएगा तो मैं शटर खोल दूंगा। तो उसमें और उस सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और उसके बाद जो ही कोविड जाता है, जब जो लोगों ने ई कॉमर्स को अडॉप्ट किया, डिजिटल मार्केटिंग को अडॉप्ट किया और लोगों तक पहुँचे थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग, वो जो ही कोरोना ख़त्म होता है उनकी सेल इवन डबल हो गई। पहले ही समझना पड़ेगा। अच्छा। डबल ऐसी हुई कि काउंटर सेल भी हो रही है क्योंकि शॉप्स तो खुल गई, और फिर वो कस्टमर्स जो ऑनलाइन उनके साथ जुड़ गए थे वो भी डबल इनकम में ऑटोमेटिकली वो चीज़ जनरेट हो गई। तो उन्होंने बिज़नेस को बेहतर किया। अब आती बात इस बात की कि डिग्रीज़, तो डिग्रीज़ के अगर हम जाते हैं, हम डिग्रीज शुरू करते हैं, थोड़ा फिर पीछे की तरफ आते हैं। तो डिग्रीज़ में आप रोबोटिक्स की तरफ जाएं, नो डाउट, एआई की तरफ जाएं, BScs की तरफ जाएं, आईटी की कोई भी फील्ड उठाएं। जिस तरह एक दरख्त के पत्ते हैं इतनी ही शाखें, लेकिन आपने आईटी को ही चूज़ करना है, क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि हम ये कहें कि पुराना FSC कर लें, या आप अगर तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपका स्कोप है और आपको पता है कि मेरे MD कैट, मेरे मैट्रिक, एग्रीगेट और साथ में इंटरमीडिएट, इसमें मेरा एग्रीगेट हो जाएगा इतना कि मैं 93-94% पे आ जाऊं, तो फिर तो चलें आप कर लें। अगर प्राइवेटली करेंगे तो 2 करोड़ से ऊपर चला गया। तो एक तबका है जो प्राइवेटली नहीं कर सकता, तो अगर उसका माइंडसेट है कि मैं 93-94% ले लूँगा, तो फिर तो वो FSC को चूज़ करे और मेडिकल फील्ड में जाए। अदरवाइज़ वो फिर ICS को चूज़ करे, क्योंकि वो वाइड ट्रैक है जो आपको बेस देता है, और इसके बाद आप ग्रेजुएशन की तरफ जाते हो। एक और सवाल आता है, इधर से बिल गेट्स कहता है कि मुझे डिग्री होल्डर्स नहीं चाहिए,
मुझे स्किल्ड पर्सन चाहिए। इफ़ यू आर स्किल्ड कम, मैं आपसे डिग्री नहीं पूछूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिग्री को प्रमोट नहीं कर रहा, या मैं डिग्री के ख़िलाफ़ हूँ। डिग्री बेसिकली क्योंकि वो एक होती है थ्योरेटिकल बेस्ड, तो चलो थ्योरी पढ़ रहा है बच्चा, एक कल्चर है मुल्क का, हमारे सिस्टम है, तो थ्योरियाँ पढ़ा के वो लेके चल रही हैं। लेकिन यहाँ वो यूनिवर्सिटीज़ जो कि इसके ख़िलाफ़ चल रही हैं, जो सोचती हैं कि नहीं हमने बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाना है और हमने इनको जो है वो इनको स्किल्ड भी बनाना है, तो उनका रिजल्ट कुछ बेहतर है। लेकिन मोस्टली ये है कि एक सिलेबस फिक्स्ड है, उसके तहत आप चलते जाएं। इसके बाद क्या होता है कि उन बच्चों को यहाँ तो इंटर्नशिप की जरूरत पड़ती है या वो फिर स्किल्स लेते हैं, तो अल्टीमेटली वो अप टू डेट स्किल्स 5-6 माह में डिग्रीज के बाद करने के बाद फिर वो मार्केट में जाते हैं और फिर वो ऑनलाइन या फ्रीलांसिंग की दुनिया में अपना काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बात की है स्किल्स कितने इम्पॉर्टेंट जी। है और ऑब्वियसली डिग्री भी इम्पॉर्टेंट है, डिग्री की भी अपनी वैल्यू है। तो एक 2-3 बहस मार्केट में चलती हैं, लोग कहते हैं कि सिर्फ शॉर्ट जो कोर्सेज़ हैं वो कर लें, आपको 4 साल की। अब जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, अब अक्सर जो टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि इसका कोर्स कर लो, या बच्चे ख़ुद भी कहते हैं कि जो मैंने 4 साल में सीखना है वो मैं 6 महीने का कोर्स कर लेता हूँ, उसमें भी तो वही पढ़ाना है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं और क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि 4 साल की जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डिग्री है उससे भी हमने वही सीखना है जो हमने शॉर्ट कोर्सेज से सीखना है? लेकिन शॉर्ट कोर्स आपको 4-6 माह में नो डाउट के टू दी पॉइंट टारगेट हिट करता है। आई रिपीट, टू दी पॉइंट टारगेट को हिट करता है और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देता है। हम रात सोते हैं, सुबह उठते हैं, तो जैसे कि आपको पता ही है कि 1 मिनट में दुनिया में इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसी तरह AI टूल्स पैदा हो रहे हैं। तो AI टूल्स वो जो स्किल्स करा रहे हैं हम जैसे इंस्टीट्यूशंस वगैरह जितने और भी हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन बच्चों को फ़ौरन प्रोवाइड कर देते हैं कि अब ये चीज़ आ रही है मार्केट में, तो हमने करवाना है, क्योंकि उनका नाम बनता है। इसलिए वो 5-6 माह में वो बेहतर रिजल्ट निकाल लेते हैं। अब आता है दूसरा बच्चा डिग्री वाला, जब वो 1 सेमेस्टर 2, 3, 4 और फिर वो 4 साल बाद बाहर निकलता है, तो अगर तो वो इन टच नहीं है इन चीज़ों से, तो फिर वो ये समझ लें कि 33-10 के ज़माने का है। अच्छा, ज़ाहिर है उसको वो चीज़ नहीं आती, तभी तो उसको इंटर्नशिप की जरूरत पड़ती है। और तभी तो पंजाब गवर्नमेंट इंटर्नशिप को प्रमोट कर रहा है कि आप इंटर्नशिप करें, आपको हम पैसे भी देंगे। इंटर्नशिप का मतलब ही यही है ना कि जैसे एक डॉक्टर हाउस जॉब करता है, तो इसी तरह ही आप जो हैं वो बच्चों को कहते हैं कि भाई अब आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर लें और आप उसमें जाएं। लेकिन स्किल बेस्ड जो कोर्सेज होते हैं वो होते ही प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ हैं, वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है। क्योंकि मैं आजकल जो बहुत ज़्यादा बात कह रहा हूँ आपके तवज्जो से भी बच्चों को बताता हूँ कि वी डोंट नीड द टीचर्स, वी नीड मेंटोर्स। हमें मेंटोर चाहिए, हमें इंक्यूबेशन सिस्टम में आना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी 2026 में चेंज हो गई है। आपको इंक्यूबेटर सिस्टम में आना है, जैसे कि इंक्यूबेशन लैब्स में आना है, जहाँ पर आपकी हर चीज़ हैंड्स ऑन हो। तो वो जब हैंड्स ऑन होती है ना, वो स्किल बेस्ड कॉलेजेस में ही होती है। अच्छा काशिफ साहब, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है और मैं भी अक्सर जगहों पे बात करती हूँ, या हमारी फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, उसमें हम देखते हैं बड़े मार्क्स आए होते हैं, 1100, 1000 इस तरह के नंबर आए होते हैं। और फिर जब वो लोग किसी यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट देते हैं, MT कैट देते हैं, E-कैट देते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं और उसमें वो पास नहीं होते। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं जिनके मैट्रिक में नहीं इतने अच्छे नंबर आए, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को भी मैं जानती हूँ जिनके 800 नंबर हैं, 700 नंबर हैं, लेकिन उनका जितने एंट्री टेस्ट उन्होंने दिए हैं ना उसमें उनके अच्छे मार्क्स आए हैं, उन्होंने एक्सीड किया है। यूनिवर्सिटी में वो लोग आए हैं और उन्होंने अच्छी प्रेजेंटेशंस दी हैं, वो खुद से बोल सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब आप उन लोगों को देखते हैं जिनके बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, लेकिन वो कहते हैं ना जिनको आप घुमा के सवाल पूछो वो ब्लैंक हो जाते हैं। जी। तो ये बताएं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा रॉट लर्निंग पे बेस करता है। मैं इस एग्जामिनेशन सिस्टम को मानता ही नहीं। मैं यूनिवर्सिटीज भी नहीं मानती, इसलिए तो वो अलग से टेस्ट लेती हैं। मैं नंबर गेम को मानता ही नहीं, ये है ही गलत चीज़। राइट। मैं ये कहता हूँ जी A ग्रेड आ गया, हम पूछते हैं आपके ग्रेड क्या है, वो कहता है B, तो हम कहते हैं फारग है। हम कहते हैं A, हम कहते हैं बच्चा बहुत अच्छा है। अच्छा, ये चीज़ ही गलत है, क्योंकि देखें उसके अंदर से आपके सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, सिलेक्टिव हैं, ठीक है। तो अब सिलेक्टिव में आकर अगर उसने फ़र्ज़ करें कि कुछ चैप्टर्स पढ़ के रट्टा लगा लिया या चैप्टर पढ़ के उसने तैयारी कर ली है, तो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स कहाँ गए? राइट। तो इसलिए ये जो निज़ाम है नंबर गेम वाला, इसको भूल जाएं, इंटेलेक्चुअल स्टडीज़ की तरफ आएँ, हम कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ की तरफ आएँ। जैसे अब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि जी मैं मैट्रिक को गलत कह रहा हूँ या मैं O लेवल को ठीक कह रहा हूँ। मैं O लेवल की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि हम भी सिस्टम ऐसा बनाएं कि O लेवल्स में अगर कुछ कराया जाता है तो अनसीन होता है कि भाई आप कंसेप्ट है, कंसेप्ट आ गया, ओके, मैं आपसे कोई भी सवाल करूँ आंसर मी। यहाँ पर जो ये टेस्टिंग सिस्टम होता है ना, ये आप ये देखें, इनके बच्चे भी बड़े ब्रिलियंट होते हैं, क्योंकि उनकी ब्रॉटअप, उनका सिस्टम ऐसा होता है कि उनको शुरू से ही ये कहा जाता है कि आपने इस तरीके से तैयारी करनी है।
और कंसेप्चुअल करनी है। फिर वो क्या करते हैं, वो तवज्जो देते हैं, वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ना कि रट्टे को समझें। तो इसलिए ये रट्टे के साथ जो नंबर लिए जाते हैं वो गलत है। मैं आपको मिसाल सुनाता हूँ। अभी हमने एक नैपटेक का, हमारा गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, फ्री कोर्सेज करवाती है, उसमें एनटीएस होता है। तो हमारे 1-2 बच्चे और बच्चियाँ सरप्राइजली आई केम टू नो कि उनका एनटीएस वो फेल है। जब उनको नैपटेक से पहले एनटीएस होता है और एडमिशन्स होते हैं, फिर एनटीएस की तैयारी। अच्छा, वो फेल कौन हुए हैं? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने किया हुआ है। अब मैं हैरान था। इसका मतलब कि नैपटेक का जो एनटीएस सिस्टम है वो ज़्यादा मैच्योर है, और क्या वो जो कर बैठे हैं डिग्रीज वो कैसे फेल हो सकते हैं, वो क्यों फेल हुए? क्वेश्चन इज दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ही के सवाल में जवाब था कि वो जो निज़ाम से चलते आ रहे हैं, शायद वो निज़ाम ठीक नहीं था टेस्टिंग का, और जहाँ पर ही वो निज़ाम आया कि भाई हमें इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़ चाहिए, जैसे आप सीएसएस करते हैं तो सीएसएस की तैयारी देखें कितनी ज़बरदस्त होती है। आपने पूरा देखना है कि भाई इस बंदे का, इसने रूल करना है, इसने एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो क्या ये बंदा उस लेवल पर है? तो आपकी तैयारी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कितने कितने घंटे पढ़ते हैं, कितनी नॉलेज लेते हैं। तो वो जो नॉलेज लेते हैं वो हम पर हुक्मरानी करते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं और वो एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं। तो हमें इस तरह का निज़ाम चाहिए कि हम हर बच्चे को रटे से निकाल के उनको कॉन्सेप्चुअल तालीम दें। बिल्कुल ऐसी है। तो आज हम बात कर रहे थे कि मार्केट में जो एक बहस बहुत ज़्यादा कॉमन है और हर जगह पे बहस होती है कि डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्किल, तो हम इसी पे बात कर रहे थे कि डिग्री के साथ हम अपने स्किल्स पर कैसे काम कर सकते हैं और ऐसी डिग्री चूज़ करें जो आने वाले दौर में जिसका स्कोप है या जो हमें फ़ायदा दे सकती है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है IT एक्सपर्ट काशिफ इफ्तिखार साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू जी, वेलकम। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं मंडे को इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।